हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम केमिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का मतलब पदार्थ की प्रकृति यानी नेचर ऑफ मैटर एंड दूसरा है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। इन दोनों चैप्टर्स का आज हम रिवीजन करने वाले हैं। इनसे बनने वाले सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सारे आज हम देख रहे होंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर को। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को जुड़ जाइए क्योंकि वहाँ पर आपको क्विज़ेस मिल रही हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की। मतलब आपकी तैयारी इतनी अच्छी लेवल पे चल रही है। अगर आप उन चीज़ों को रेगुलर वे में अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है उसे आप देख रहे हैं, ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज लेने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ गए तो मिल ही जाएगा, लेकिन अपने रेस खेलते हैं टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आप आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, पदार्थ की प्रकृति यानी नेचर ऑफ मैटर, ओके, ये स्टार्ट करेंगे। तो पदार्थ क्या होता है? देखो, पदार्थ वही होता है जिसमें मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब स्थान घेरता है। ठीक है, लाइक पानी, हवा, लकड़ी, लोहा, ये एक्सेट्रा। कहाँ गया पेन? इस पर पेन नहीं दिखता। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, एज यू नो। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं कुछ होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, आप जानते हैं। ठोस में क्या होता है, आपका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव में क्या होता है, जो आकार होता है वो पात्र अनुसार, मतलब जिस बर्तन में आप उसे रखें उसका आकार ग्रहण कर लेता है द्रव। एंड आयतन तो निश्चित होता है, जैसे 5 लीटर, 4 लीटर, इस टाइप से। ठीक है, गैस में क्या होता है, आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ठीक है, आप उसे गैस को खुले में छोड़ देंगे तो वो इतनी फैल जाएगी, उसका आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ठीक, चलिए ये बेसिक बातें थी, आप जानते होंगे, लेकिन आओ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो समझते हैं। देखो, अवस्थाओं का परिवर्तन। ठीक है, गलन मतलब मेल्टिंग। ठोस से द्रव में कोई वस्तु परिवर्तित हो रही है तो उसे गलन बोलते हैं, मतलब मेल्टिंग हो रही है, मतलब बोल देंगे उस पदार्थ का वो पदार्थ मेल्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही इवेपोरेशन, लिक्विड से गैस फेज में जाए। ठीक है, लिक्विड से गैस फेज में जाएगी तो उसे इवेपोरेशन प्रोसेस बोल देते हैं। ये पूछ लिया जाता है आपके क्वेश्चन एग्जाम में कि गैस से द्रव में कन्वर्ट हो रही है, मतलब कोई भी पदार्थ है जो गैस से द्रव बन रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन यानी संघनन। ठीक है, इस प्रकार से द्रव से कोई वस्तु ठोस बन रही है, द्रव से ठोस, तो बोलते हैं फ्रीजिंग। ठीक है, जैसे पानी लिक्विड होता है, जब बर्फ बनती है तो फ्रीज हो जाता है। ठीक है, इस टाइप से। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ये डायरेक्ट शॉर्टकट ले लेता है। ठीक है, ठोस से पहले द्रव में कन्वर्ट नहीं होगा, ठोस से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, तो ये शॉर्टकट ले लेता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। ठीक है, इस परिवर्तन को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। इसके एग्जाम्पल जरूर पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। कपूर आपने जलाया है, कपूर आप एक ठोस अवस्था में होता है, आप उसे जलाएंगे तो वो डायरेक्ट गैस अवस्था में पहुंच जाता है। ठीक है, बीच में कोई भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बनाता है, इट मीन्स कोई भी लिक्विड फेस नहीं देता। आयोडीन भी ऐसा ही करता है और NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये भी ऐसा ही करता है। ओके, भौतिक परिवर्तन, हाँ, ये इस पे पूछे जाते हैं। कुछ आपको एग्जाम्पल दे देंगे कि बताइए पानी का जमना क्या है, तो आप क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन? तो इस प्रकार से आपके एग्जाम्पल से पूछ ले जाते हैं। तो भौतिक परिवर्तन के एक बेसिक डेफिनेशन याद कर लीजिए। भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जहाँ पर नया पदार्थ आपका नहीं बनता है, सिर्फ अवस्थाएं परिवर्तित हो रही हैं। ठीक है, जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ कैसी थी, ठोस थी, अब पिघल के कैसी हो गई, लिक्विड हो गई, बस तो अवस्था परिवर्तन हुआ है ना, तो उसे भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। पानी उबलना, वही मतलब लिक्विड से वेपर बन जाता है। ओके, ऐसे रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में आपका नया प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, नया प्रोडक्ट बनता है। जैसे लोहे में जंग लगना, लोहा जो होता है, आयरन आपका वायु और नमी से क्रिया करके उस पर जंग आ जाती है। ठीक है, मतलब फेरस ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, तो एक वो नया ही प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, फेरस ऑक्साइड की परत जम जाती है लोहे के ऊपर, जिसे हम जंग यानी रस्ट बोल देते हैं, तो वो एक नया ही पदार्थ होता है। तो ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन बोल देते हैं। ओके, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं दोस्तों? शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस, मतलब वही एक ही प्रकार के अणुओं से बने हुए। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ों में मिलावटें चलती रहती हैं। शुद्ध हम किसे बोलते हैं कि जिसमें एक समान ही प्रकार की चीज़ें हों। जैसे किसी में मिलावट कर देते हैं, दूध में पानी मिला दिया तो हम कह देते हैं कि वो शुद्ध नहीं रहा। क्या कर दिया, दूध में प्रॉपर दूध ही होता तो आप उसे शुद्ध बोल देते। मतलब एक ही प्रकार के अणु हों, ठीक है, एक ही प्रकार के पार्टिकल हों, तो वो शुद्ध पदार्थ कहलाता है, यानी प्योर सब्सटेंस कहलाता है। ठीक, अशुद्ध क्या हो गया कि उसमें तुमने कोई दूसरा प्रकार के अणु मिला दिए। ठीक,
तत्व, तत्व क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणु होंगे इसमें, तत्व में आपके एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, ठीक। यौगिक क्या है, यौगिक है दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिले हों, कंपाउंड कहलाता है, ठीक है। दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में, मेन चीज यहाँ पर यह है कि निश्चित अनुपात, एक फिक्स अनुपात में मिले तभी आपका वो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो यौगिक कहलाता है, ठीक है। क्यों निश्चित अनुपात जरूरी क्यों, जैसे कि हम आर, मेरा नाम रवि है, तो क्या किया है मैंने, आर के जस्ट बाद ए लिखा है, एक ऑर्डर सेट किया, उसके बाद बी, उसके बाद आई, ये लिख दूं आर बी आई ए, ये मेरा नाम नहीं बनाएगा, क्योंकि इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे एक निश्चित अनुपात चाहिए, मतलब अनुपात वही, इससे आप ऑर्डर समझ लीजिए, यहाँ ऑर्डर हो रहा है वहाँ अनुपात चाहिए। जैसे H2O बनाने के लिए H के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु की जरूरत है, ऐसा नहीं हो सकता कि ऑक्सीजन के 2 अणु और H का 1 नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसलिए निश्चित अनुपात चाहिए होता है। तो जब निश्चित अनुपात मिल जाता है तो वो यौगिक कहलाता है, जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, मतलब सेंस देता है। जैसे ये रवि, यहाँ पर आर बी आई, ये कोई सेंस नहीं दे रहा, रवि सेंस दे रहा है। तो इसी प्रकार से जब आपका निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो एक सेंस देता है, कुछ रखता है अपने आप में, ठीक है। तो इसीलिए हम उसे यौगिक बोलते हैं। हम क्या मतलब यौगिक की डेफिनेशन यही होती है, ठीक है। आइए मिक्सचर समझते हैं। मिक्सचर में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का अनिश्चित अनुपात में मिश्रण, ठीक है। अब दो पदार्थ तुमने लिए, कोई से भी दो पदार्थ उठा लिए जो तुम्हारे आसपास रखे हैं, दो पदार्थ लिए, तुमने उन दोनों को मिला दिया पानी में डाल के, कुछ किसी भी मिश्रण में डाल के, तुमने कोई ना कहा कि इसका इतना मतलब लीजिए, इसके 2 अणु लीजिए, इसका 1 अणु लीजिए, कुछ ऐसा नहीं कहा, तुमने जो मर्जी हो वो अनुपात में मिला दिए, तो उसे बोल देते हैं मिक्सचर। अब मिक्सचर भी दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखो यहाँ क्या लिखा है, होमोजीनियस मतलब समांगी मिश्रण, इसमें क्या लिखा है, संरचना हर जगह समान होती है, और हेट्रोजीनियस में संरचना असमान होती है। समझ में नहीं आया ना, आओ समझते हैं। देखो आपने शरबत बनाया, पानी में चीनी डाली, तो अब पानी में चीनी डाली, उसमें चम्मच डाल के कहीं से भी, चाहे नीचे से चाहे ऊपर से, कहीं से भी एक चम्मच पानी मतलब शरबत निकाल लीजिए, तो अब आप उसे चख के देखिए, मीठा लगेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हर जगह आपकी संरचना समान है, हर जगह आपको वो मीठा लगेगा। लेकिन अब वहीं आप पानी में रेत मिला दीजिए, अब अगर नीचे वो रेत तो नीचे बैठ जाएगी, नीचे से उठाएंगे तो रेत मिल जाएगी, ऊपर से उठाएंगे तो आपको पानी मिल जाएगा। तो ये दोनों बनाया तो मिश्रण है, क्योंकि मिश्रण में तो कुछ भी मिला दो, तो बनाया आपने मिश्रण, लेकिन आप नीचे से चम्मच से नहीं उठा रहे हैं तो रेत मिल रही है, ऊपर से उठा रहे हैं तो पानी मिल रहा है, अर्थात वो मिल नहीं पाया, अर्थात हर जगह हर पॉइंट पर आपकी संरचना समान नहीं है, इसलिए हम उसे बोल देते हैं हेट्रोजीनियस यानी विषमांगी मिश्रण। जैसे तेल पानी मिक्स नहीं होते, ठीक है, रेत पानी मिक्स नहीं होते, मिट्टी पानी मिक्स नहीं होती, मिट्टी नीचे बैठ जाती है, पानी ऊपर रह जाता है, ठीक है। लेकिन नमक, पानी में नमक घोलना तुम जरा, कहीं से भी पानी उठा लो तो तुम्हें नमकीन लगेगा, ऐसे ही चीनी घोल दो मीठा लगेगा। ऐसे ही पीतल एक मिश्र धातु है, ठीक है, पीतल एक मिश्र धातु है। ओके चलो नेक्स्ट, समझ आया ना प्रॉपर। मिश्रणों का पृथक्करण मतलब सेपरेशन, ठीक है। अभी हमने क्या किया, दो पदार्थों को मिला दिया और उनसे मिश्रण बना दिया। अब क्या है, अब जो मिश्रण बनाया उससे हम उनमें जो पदार्थ मिलाए उनको अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जैसे आपने पानी में मिट्टी मिला दी, तो अब हम ये चाह रहे हैं आप पानी अलग निकाल दो और मिट्टी अलग कर दो, तो कैसे करेंगे। तो इनके लिए इतने प्रोसेस होते हैं, आपको छनन, आशुबन, वाष्पीकरण, चुंबकीय पृथक्करण, अवसादन। चुंबकीय पृथक्करण से कौन सी करी जाती है, ऐसे मतलब जैसे आयरन वगैरह, जैसे आयरन होता है जो चुंबक से, जैसे चुंबक में एक चक्की इस टाइप का ऐसा चलता है, और उसमें मतलब चुंबकीय गुण रखते हैं, वो पदार्थ चिपक जाते हैं, और जो अशुद्धियाँ होती हैं वो नहीं चिपकती, वो वहीं रह जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार ये सारे प्रोसेस हैं, इन्हें समझने की हमें जरूरत नहीं, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से कौन सा मिश्रण मतलब कौन सा प्रोसेस है पृथक्करण करने का, यानी सेपरेशन करने का मिक्सचर्स का, ठीक है। तो आप ये पाँच है ना, पाँचों याद कर लीजिए, ठीक है। सेडिमेंटेशन भी वही होता है, बहुत समय के बाद, समय के साथ साथ चीज़ें नीचे बैठ जाती हैं, जो भारी पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और जो हल्के पार्टिकल होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, सेडिमेंटेशन, ठीक है। प्रसरण क्या होता है दोस्तों, प्रसरण गैसों में सबसे तेज होता है, इत्र की खुशबू से। क्या होता है, जैसे ठोस आपने रखा है, ठोस क्या फैल जाता है, नहीं, पानी जब मतलब लिक्विड होता है वो धीरे धीरे बहता है, यानी फैलता है, ठीक है। लेकिन गैस अगर आपने खुले में छोड़ दी तो गैस इतनी तेजी से मतलब फैलेगी, यानी वही प्रसरण बोलते हैं, ठीक है, यानी डिफ्यूजन। तो ये तीनों बता दी, तो गैस में सबसे तेज होता है, जैसे कि इत्र की खुशबू आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ओके। तो यही प्रसरण है। ब्राउनियन गति क्या होती है, जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, जो इंटरमोलिकुलर स्पेस, जो मतलब इंटरमोलिकुलर पार्टिकल होते हैं, जो ठोस बनाते समय, लिक्विड्स और गैस बनाते समय,
तो ठोस में तो वो अरेंज होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, लेकिन गैस में क्या है ना, वो बहुत दूर दूर होते हैं और वो अनियमित गति कर रहे होते हैं, वो पार्टिकल आपके बहुत अनियमित गति कर रहे होते हैं। तो उनकी गति को जो नेमिंग दी गई है वो उसे बोलते हैं ब्राउनियन गति या जिगजैग मोशन, ठीक है। और ये लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स में आपको देखने को मिल जाती है। लिक्विड में थोड़ा कम होती है, लेकिन गैस में तो मतलब आवारागर्दी करते रहते हैं वो। प्लाज्मा एवं बीईसी, देखो अभी आपने पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ी हैं, ठोस, द्रव और गैस, लेकिन 2 और होती हैं, एक को बोलते हैं प्लाज्मा, एक को बोलते हैं बीईसी, मतलब बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट, ठीक है, कंडेंस स्टेट। तो ये 2 और होती हैं। ये क्या होता है, आयोनाइज गैस, गैस को भी मतलब इन्होंने आयनित कर दिया, उस लेवल पर जाके प्लाज्मा मिल जाता है आपको। और मिनिमम जितना टेम्परेचर कम कर सकते हो उस टेम्परेचर पर बनने वाली जो अवस्था होगी किसी पदार्थ की, वो अवस्था कहलाती है आपकी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है, समझ आया ना। ये दोनों याद कर लीजिए, कभी कभी पूछी जाती हैं कि मतलब याद ही कर लीजिए, पूछ सकते हैं, ठीक है, कि पदार्थ की 2 नई अवस्था क्या होती हैं, ऐसे पूछ लेंगे, ठीक। परमाणु संरचना, तो आपका ये पहला चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। इसके अलावा इस चैप्टर में से मुझे नहीं लगता कुछ पूछा जाएगा आपके लिए, ठीक है। हाँ, तो परमाणु संरचना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जो मतलब पॉलिटेक्निक करेंगे तब भी आपको ये मिलेगा, 11th में 12th में कहीं भी है, कुछ भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है। चलो, परमाणु क्या होता है, किसी तत्व का सबसे छोटा कण जो उसके गुणों को बनाए रखता है, परमाणु कहलाता है। देखो, किसी तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु ही होता है, ठीक है। अब परमाणु उसके गुणों को कैसे बनाता है, मतलब पदार्थ के गुणों को परमाणु तय कैसे करता है, ये समझने वाली बात है। देखो, परमाणु में क्या होता है, किसी परमाणु में मतलब 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी परमाणु के क्रमांक मान लो 18 है, 19 है, इस टाइप से वो कितने इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इससे उनके रासायनिक गुण निर्धारित होते हैं। जैसे कि आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, ग्रुप ए के सारे एलिमेंट मृदा धातु, क्षारीय धातु कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। ऐसे ही ग्रुप 2 के 2 इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, ठीक है। ग्रुप 18 की सारी जो भी एलिमेंट है वो सब अक्रिय हैं क्योंकि उनका अष्टक पूर्ण है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, उनके परमाणु, उनमें उपस्थित प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, उनकी रासायनिक गुणों को परिवर्तित कर रहे हैं, ठीक है, उनके रासायनिक गुणों के बारे में बता रहे हैं। तो यही है कि ये किसी ना किसी उसके पदार्थ के गुणों को बनाए रखता है या उनके पदार्थ के गुणों को बताता है, कौन, परमाणु। ओके, समझ गया ना, ठीक है। परमाणु के मूल कण है, इन्हें याद कर लीजिए। परमाणु के मूल कण आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। इनका ये सिंबल है और ये इन पर आवेश होता है, चार्ज होता है, जिसकी वैल्यू -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये कूलाम है क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। ऐसे ही है क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखता है तो इसकी सेम पॉजिटिव हो गई। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन मास होता है न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg, याद कर लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन की खोज से भी सवाल पूछ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने की, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने की और नाभिक की खोज भी रदरफोर्ड को माना जाता है, ठीक है। नाभिक की त्रिज्या भी आपसे पूछ ली जाती है, 10⁻⁻15 मीटर कोटि की होती है। कोटि मतलब ऑर्डर, मतलब ऐसे 0.36 × 10⁻36 का है, लाइक 1.6 × 10⁻⁻15 इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर मतलब थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ फिक्स हो गई। अब यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो आप, कुछ इन द सेंस ऐसे नहीं रख सकते 23, 24, 25, 26 ऐसे कुछ नहीं, मतलब एक के बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है। कहने का मतलब ये 10⁻⁻15 ऑर्डर की आपकी नाभिक की त्रिज्या होती है। कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परमाणु मॉडल, कुछ परमाणु मॉडल्स दिए, हम सारे नहीं पढ़ेंगे ना, हमें कोई इंटरेस्ट है उन्हें पढ़ने में, नहीं है इंटरेस्ट फिलहाल। थॉमसन मॉडल ने क्या बताया, थॉमसन मॉडल ने ये कहा कि तरबूज होता है, तरबूज में जो भी बीज होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन हो गए और जो भी बचा हुआ पार्ट होता है वो आपका धनावेशित गोला हो गया। बस इतनी सी बात कही, यानी कि धनावेशित गोले के भीतर इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। जैसे तरबूज में बीज धसे हुए हैं, ऐसे ही थॉमसन जी ये बता के चले गए कि एक धनावेशित गोला है परमाणु जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, ये कौन बता के चले गए, थॉमसन जी। उसके बाद आए होंगे रदरफोर्ड, उन्होंने कहा कि जो नाभिक जो है, मतलब उसमें नाभिक होता है, परमाणु में एक नाभिक होता है जो केंद्र पर रहता है, एंड इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमते हैं। क्योंकि
नाभिक जो होता है पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नेगेटिव होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं। रदरफोर्ड जी कह गए। फिर बोहर मॉडल आया, इन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उनकी कक्षाएं निश्चित हैं, ऐसा नहीं कि कहीं भी ऐसे यूं उठा के मुंह उठा के चल दिए घूमने, उनकी कक्षाएं निश्चित हैं। अब उन्होंने इन कक्षाओं का नाम दिया, कहा के कोष, एल कोष, एम कोष और एन कोष, ये कक्षाओं के नाम भी देखे गए बोर्ड जी, ठीक है। अब इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे ये भी बता के गए। वो क्या बता के गए, कहेगा कि 2n² से निकाल लियो, मतलब के की जगह, मतलब के ये पहला सेल, ये एल फॉर 2 दूसरा सेल, एम फॉर तीसरा सेल और एन फॉर चौथा सेल, तो इससे निकाल लियो, ये कह के गए थे। अभी अपने निकालेंगे, ठीक है। आप ये समझो परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉनों की संख्या। किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक बोल देते हैं। इसे जेड से डिनोट करते हैं, पी से प्रोटॉन डिनोट कर दिया, ई से इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉनों की संख्या किसी परमाणु में वो होना चाहिए तटस्थ, मतलब न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होना चाहिए इस परमाणु, ठीक है। तो उसकी मतलब प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, और वही बराबर होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है। ये किस कंडीशन में, मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर किस कंडीशन में होंगे, जब आपका परमाणु न्यूट्रल है, ओके। द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर क्या होता है, मास नंबर आपका होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या के सम के इक्वल होता है, ओके। न्यूट्रॉन्स की संख्या सर जी a माइनस जेड करके निकाल लेते हैं, ठीक है। बस सेम यही फार्मूला है, यहाँ से n निकाल सकते हो, ठीक। समस्थानिक क्या होते हैं, जिनका जेड यानी परमाणु क्रमांक समान हो, ए कहाँ गया पेन, ए अलग है, ए अलग हो, ए मतलब एटॉमिक मास, ठीक है, ये अलग हो और जेड समान हो, यानी परमाणु क्रमांक हमारे समान हो। देखो ये नीचे किसी भी एटॉमिक को डोनेट करने का तरीका होता है, ये एक्स ये वाई। तो एक्स क्या होता है, परमाणु क्रमांक मतलब जेड होता है, और ये हाँ तो वैसे उसी फॉर्मेट में डोनेट कर दे रहा है ना, ये लीजिए उसी में डोनेट कर दे रहा है। कोई आपका परमाणु एक्स है, ठीक, कोई भी हो सकता है। यहाँ जो लिखा होता है वो बताता है कि परमाणु क्रमांक क्या है, यहाँ जो लिखा होता है वो बताता है कि एटॉमिक मास क्या है, ठीक हो गया ना। तो इस प्रकार से डिनोट करते हैं, उसी प्रकार से डिनोट किया। हाइड्रोजन है, उसका परमाणु क्रमांक 1 है और मास 1 है, ओके, ये समझ रहे हैं। तो ये देखो परमाणु क्रमांक सब में सेम है, इसलिए ये आइसोटोप्स कहलाते हैं। परमाणु क्रमांक सेम वाले आइसोटोप्स कहलाते हैं। यहाँ देखो ये सब सेम है, ठीक है। अब देखो समभारिक आइसोबार्स, मतलब इनका क्या होगा, ए समान यानी एटॉमिक मास समान होगा और परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा, ठीक है। तो देखो आर्गन और कैल्शियम, इनका देखो ये देखो मास इक्वल है 40 40 40 40, और जबकि ये देखो ये अलग अलग है 18 और 20, यानी कि परमाणु क्रमांक अलग अलग, ओके। सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, आइसोटोन्स, जिनमें क्या होगा, न्यूट्रॉन समान होंगे, ठीक है, न्यूट्रॉन समान होंगे, बस इतना याद कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, ये बात कौन बता गए थे, बोर जी। बोर बरी के मॉडल से हम ये पता लगाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कह के गए थे। वो कह के गए थे कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, वो भी निश्चित कक्षाओं में, और निश्चित कक्षाओं में भी निश्चित इलेक्ट्रॉन आते हैं। मतलब पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18 और चौथी कक्षा में 32। कैसे निकाला हमने कि पहले में 2, 8, 18, 32, उन्होंने कहा 2n² से निकाल लो। के एल एम एन कोष देके गए थे वो, के में रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एल में रहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, एम में रहेंगे 18 इलेक्ट्रॉन और एन में रहेंगे 32 इलेक्ट्रॉन, ओके। ये चीज़ याद कर लीजिए, ये पूछी जाती है आपके एग्जाम में, ठीक, कर लेंगे ना, हो जाएगी ना, कोई दिक्कत। ये 2n² अगर ये भूल जाए कि 2, 8, 18, 32, बल्कि मुझे तो याद है और आपको भी याद कर लेनी चाहिए, 2, 8, 18, 32, 2, 8, 18, 32 2-3 बार रिपीट करेंगे, हो जाएगा। के एल एम एन बस हो गया, ठीक है। एम में 18, एन में 32, एल में 8, के में 2, हो गया याद। संयोजकता क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये संयोजकता, कैसे निकालते हैं ये भी समझते हैं। देखो स्थिर विन्यास प्राप्त करने के लिए, स्थिर मतलब हर परमाणु, मतलब ये जो कह सकते हैं, हाँ हर परमाणु स्टेबल होना चाहता है, ठीक है, हर एलिमेंट का परमाणु स्टेबल होना चाह रहा है। जैसे हम चाह रहे हैं, मतलब शांति के लिए सारी चीज़ें पढ़ाई करते रहते हैं, इस प्रकार की चीज़ें, तो हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है। स्टेबल कब हो सकते हैं, आपके अष्टकोण हो, आपके अष्टकोण यानी कि जो लास्ट सेल होती है उसमें आपके 2 हों या 8 हों या 18 हों या 32 हों, इस प्रकार से वो हर आपका परमाणु ये चाहता है कि हमारा अष्टकोण हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेगा, अगर उसके पास लास्ट में मान लो 2,7 आ गया, ठीक है, तो 7 में एक चाहिए हो रहा है कि यार मुझे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं अष्टकोण हो जाएगा, अर्थात मैं शांति से अपने रह लूँगा। मतलब हर परमाणु ये चाहता है कि मैं शांति से रहूँ। शांति से रहूँगा क्या मतलब, फिलहाल
मतलब अष्टक पूर्ण करना चाहता है, ठीक है। तो अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेगा, किसी से भी ले सकता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। अब यही मान लो 2 8 1 ये, अब ये इसका अष्टक पूर्ण है 8, अब इसे और अगला पूर्ण करने के लिए 17 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 8 18 32, ठीक है। अब 17 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगना तो नहीं अच्छी बात है, तो क्या करता है, एक दान कर देता है कि हाँ चलो मैं दान कर दे रहा हूँ और खुशी से रहूँगा, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दान करके खुशी से रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमाते मतलब तो खुशी से रहते हैं, ठीक है। तो ये लेता है और ये देता है, ठीक है, फिलहाल। तो कहने का मतलब ये है कि स्थिर विन्यास प्राप्त करने के लिए किसी ने खोए इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी ने दे दिए, मतलब अपने दान कर दिए। जितने कर रहे हैं, ध्यान रखना, जितने इलेक्ट्रॉन दान किए कोई पाएगा भी, मतलब अष्टक पूर्ण करने के लिए किसी को चाहिए भी। तो जिसने जितने पाए, या अब अष्टक पूर्ण दोनों को करना है और 2 इलेक्ट्रॉन 2 ही बचे हैं और आप लेन देन वाला काम कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या करते हैं, साझा कर लेते हैं, कहते हैं तुम इन्हीं से तुम काम चला लो, इन्हीं से हम काम चला रहे हैं, आओ साथ में मिलकर कुछ करते हैं, ठीक है। तो उसी बेसिस पर साझा होता है। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम बैलेंसी बोल देते हैं, ठीक है, बस इतना सा है। इसमें इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1। इसमें इस वाले में क्लोरीन ये का क्या है, ऐसा दोनों, इसमें एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसकी संयोजकता भी 1 होगी, ठीक, और -1, ओके। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं संयोजकता कैसे क्या होती है, बैलेंसी बस लेन देन और साझा करने वाली स्थिति होती है। अभी समझ लेंगे अच्छे वे में आगे, ठीक है। आयन क्या होता है दोस्तों, कैटायन ऋणायन। जो इलेक्ट्रॉन खोता इन द सेंस दे देता है, समझ रहे ना, जो इलेक्ट्रॉन दे देता है वो कहलाता है कैटायन, हाँ, Na पॉजिटिव, उसके ऊपर एक पॉजिटिव का साइन लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज दोस्तों, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक नेगेटिव आदमी है, तो अब तुम्हारे पास से एक नेगेटिव आदमी चला जाए तो तुम कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव हो ही जाओगे। मतलब एक नेगेटिव आदमी तुम्हारे पास से चला गया तो तुम अब अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करोगे, ठीक है, तो इसीलिए पॉजिटिव हो जाओगे तुम, इसीलिए Na पॉजिटिव हो जाता है। ऐसे ही कैल्शियम भी पॉजिटिव हो जाता है, उसके पास से तो 2 नेगेटिव आदमी चले गए तो डबल पॉजिटिव हो गया, ठीक है। लेकिन अब सोच के देखो, जिसके पास ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो और नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्लोरीन आपका नेगेटिव हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नेगेटिव हो जाता है। लेकिन ये क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को अपने में आने क्यों दे रहा है, ये भी तो मैटर है। आने इसलिए दे रहा है क्योंकि उसे जरूरत है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है, ठीक है, अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। और यही सब व्यक्ति चाह रहे हैं, व्यक्ति हो गए, परमाणु हो गए, सब कुछ यही चाह रहे हैं कि हम कैसे भी करके अपना अष्टक पूर्ण करें, अपनी स्टेबिलिटी स्टेट में जाएं। स्टेबिलिटी, हर व्यक्ति स्टेबल होना चाहता है, परमाणु भी इसीलिए स्टेबल होना चाहते हैं। तो क्लोरीन यहाँ पर स्टेबल हो जाता है और वो भी खुश, ये भी खुश, दोनों लोग खुश। अब इनकी खुशी के कारण, लेन देन के कारण हमें केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। सिर्फ यही रीजन है कि इनकी लेन देन के कारण हमें केमिस्ट्री पढ़नी पड़ रही है, क्योंकि कहीं पर इसी से बनते हैं कंपाउंड और फिर उन कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं, उन कंपाउंड के नेमिंग रखते हैं, बस यही है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये था आपका ये चैप्टर, कैटायन ऋणायन एनायन सब आपने समझे। अब इन पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए, मैं अभी फिर से आपको बता दे रहा हूँ, आप अच्छे से देखिए, ठीक है। और इन पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा होल्ड पे रखिए, हम क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट कर लें। ओ, नंबर दिख गया, इसे मैं हाइड कर दूंगा। यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा आपको, मैंने हाइड कर दिया। चलिए जस्ट वंस, तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने इसी प्रैक्टिस के लिए आपको बनाए थे, आइए समझते हैं। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 क्या है, परमाणु क्रमांक आपका कितना है, 17। परमाणु क्रमांक को लिखते हैं Z से, यानी 17, ठीक है। तथा द्रव्यमान संख्या 37 है। द्रव्यमान संख्या मतलब A for 37। न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा है, N की संख्या पूछा। देखो हम जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या बराबर होती है परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन की संख्या प्लस N यानी न्यूट्रॉन की संख्या। परमाणु क्रमांक को ही प्रोटॉनों की संख्या बोलते हैं, ठीक है। Z की वैल्यू 17 दी है, N की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और A की वैल्यू आपको 37 दी। तो यहाँ से N की वैल्यू आपकी आ जाएगी 20, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका ठीक। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तटस्थ परमाणु में 15 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी।
तो अब यह बताओ आप, तटस्थ मतलब न्यूट्रल परमाणु होता है, तटस्थ का मतलब न्यूट्रल। ये हटेगा कैसे, हटाओ इसे, ठीक है। चलिए, तटस्थ परमाणु 15 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, बताओ। प्रोटॉन तटस्थ में हम बता के आए हैं कि जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, P बराबर E, यानी कि 50। ओके, समस्थानिकों का योग है, समस्थानिकों का युग्म है, ठीक है। समस्थानिकों मतलब आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स में मतलब क्या बराबर होता है, जेड आपका बराबर होता है। जेड मतलब परमाणु क्रमांक। देखो, इसका 35 है, इसका 37 है, ये तो बराबर नहीं है। इसका 40 है, इसका 40 है, ये आपके बराबर है, ठीक। तो समस्थानिक आपके यही हो गए, और कहीं है नहीं। ये क्या, नहीं, ये जो ऊपर, यही तो मिस्टेक हो जाती है थोड़ी थोड़ी। देखो दोस्तों, ये ऐसे इस टाइप से लिखा हुआ है 35Cl एंड 37Cl, ओके, ना कि ये परमाणु क्रमांक दिए गए 40Ar एंड 40Cl। तो देखो, क्लोरीन और क्लोरीन, क्लोरीन एक ही आपका एलिमेंट है, तो उसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, वो यहाँ भी सेम होगा, 17 ही होगा, यहाँ भी 17 होगा। तो इसलिए इन दोनों के परमाणु क्रमांक सेम होगा, इसलिए ये ऑप्शन ठीक है, समझ गए ना। ये जो क्या था वो मैंने थोड़ा सा गलत इंटरप्रिटेट कर लिया, मैंने सोचा ये परमाणु क्रमांक थी, लेकिन नहीं है, ठीक है। समभारिको मतलब ये आइसोबार्स होगा, इसमें क्या होगा आपका ए सेम होगा। अब ये देख सकते हो, ए, ये ऊपर वाला ए ही दिया, तो इसका मतलब 40Ar और 40Ca सही है। 40Ar का मतलब समझ रहे हैं आप दोस्तों, ये जो आपका होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, जो ऊपर होता है, अभी हम बता के आए ए और जेड, तो ये जेड परमाणु क्रमांक होता है, ये एटॉमिक नंबर होता है। हमें यही देखना है कि एटॉमिक क्या बोल रहा हूँ, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास होता है, और ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक मास। तो हमें देखना है कि एटॉमिक मास सेम है, क्योंकि हम निकाल रहे हैं समभारिक यानी आइसोबार्स, ठीक है। तो देखो, इसमें सेम है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन विन्यास 287 की संयोजकता है। देखो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया, हमने कहा आपको समझाएंगे अच्छे वे में, तो अभी समझाते हैं। ये लीजिए, क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाए, इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, और हमने कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन लेना या देना, तो ये ले रहा है, वही इसकी संयोजकता होगी, ठीक है। इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, एक, तो इसकी बैलेंसी कितनी हो गई, एक, ठीक है। 281 होता। अब इसे अष्टक, इसके अष्टक पूर्ण करने के लिए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले किसी से, या अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो देने पर भी इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1। देना या लेना बस हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या से मतलब होता है, कितना दे रहे हैं, कितना ले रहे हैं, कितना साझा कर रहे हैं, बस वही हमारी बैलेंसी होती है, ठीक है। तो 1। एम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों, अभी बता के आए बोरबरी, KLMN, ठीक है। 2n² से निकालोगे तो 2, 8, 18, 32, तो कितनी आई, 18, एम में 18, ओके। सबसे अधिक प्रसरण होता है, डिफ्यूजन, फैलाव, ठीक है। प्रसरण मतलब डिफ्यूजन, तो ये होता है गैस में, गैस के पार्टिकल, क्योंकि ब्राउनियन मोशन में होते हैं, अनियमित गति में होते हैं। और ध्यान रखना, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है दोस्तों, टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी मतलब पार्टिकल्स के पास एनर्जी आ जाती है, तो वो और ज़्यादा तेजी से इधर उधर फैलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। टेम्परेचर का इफेक्ट ये होता है। रदरफोर्ड प्रयोग से सिद्ध हुआ, रदरफोर्ड प्रयोग से सिद्ध क्या हुआ दोस्तों, परमाणु अविभाज्य है। वो तो वो ही बोल गए थे हमारे थॉमसन जी, परमाणु धनावेशित गोला है। ये हमारे मतलब रदरफोर्ड के प्रयोग से ये सिद्ध हुआ था, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है, ठीक है। परमाणु धनावेशित गोला है, ये भी इन्होंने ही सिद्ध किया था, आई थिंक, या शायद उन्होंने किया था आपका थॉमसन ने। फिलहाल ये सही है आपका, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है। ये तो मुझे पता है कि रदरफोर्ड ने ही किया था ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उन्होंने यहाँ पर एक सिल्वर गोल्ड फॉयल रखी थी, यहाँ से कैथोड रेज को एंटर कराया था, ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट उनका था, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए इसे हटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। N+ आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, देखो किसमें, N+ आयन, Na+, सॉरी N+ नहीं, Na+ है, ओके, Na+ में। इसका देखो Na क्या है, सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या जानते हैं, 2, 8, 1, मतलब सोडियम का पहले ये बताओ परमाणु क्रमांक 11 होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 हो गया।
प्लस का मतलब दोस्तों क्या होता है, अभी मैं आपको बता के आया हूँ। प्लस मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति प्लस हो कैसे गया, कोई परमाणु प्लस हो कैसे गया, कोई परमाणु प्लस मतलब पॉजिटिव हो कैसे गया। पॉजिटिव तभी होगा जब उसने एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया होगा या दे दिया होगा किसी को। एक इलेक्ट्रॉन देने का मतलब ये है कि ये वन जो इसके लास्ट कोर्स में था, इसने धक्का मार के बाहर निकाल दिया, यूँ कहूँ मतलब दान कर दिया कि जा भाग जा, इस टाइप से है। तो 2 8 तो यही बचे ना। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 और 8 यानी कि 10। O2 माइनस आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये भी समझते हैं आप। अब देखो वो क्या लिखा है, O2 माइनस, 2 माइनस, 2 नेगेटिव, डबल नेगेटिव। तो अब देखो O जो ऑक्सीजन होता है आपने, इसने 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव का मतलब इसके पास नेगेटिविटी बढ़ गई, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। कितने लिए हैं, 2 लिए हैं। तो क्या किया है इसने, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिए। इसके पास थे कितने, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता कितना है, 16 होता है ना। इसके इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन 16 तो होंगे ही होंगे। 16 जब थे ही ना, परमाणु क्रमांक 16 होता है। 16 तो इसके पास इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 16 तो इसके पास है ही इलेक्ट्रॉन, और इसने 2 और ले लिए, तो कितने हो गए। एक मिनट दोस्तों, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है। मैं मिस्टेक कर गया, मैं उसका वो लिख रहा हूँ एटॉमिक मास, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो फ्लो में निकल जाता है, मतलब चीज़ें माइंड पे से थोड़ा सा हट जाती हैं। ठीक है, फिर से समझते हैं। O2 माइनस, O का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है, एंड ये जो होता है आपका एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार, वो आपका 16 होता है। ठीक है, ऐसे समझिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं, 8 इसके पास ऑलरेडी है, 2 लिए हैं, तो कितने हो गए, 10 हो गए। वैसे ये चीज़ें तो आप बेसिक हैं, आप समझते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं समझते उन्हें समझाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ है, हाँ जी, शुद्ध पदार्थ बताओ क्या है। शुद्ध पदार्थ तो इसमें एक शुद्ध लिखा ही है। प्योर सब्सटेंस कौन सा है, दूध। दूध आपका प्योर सब्सटेंस है, नहीं। पीतल आपका प्योर सब्सटेंस है, नहीं। आशुद्ध जल, आशुद्ध जल का मतलब ही दोस्तों शुद्ध जल होता है, ठीक है, शुद्ध जल। शुद्ध जल मतलब प्रॉपर H2O, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु, इनके अलावा कुछ भी प्रेजेंट ना हो, उसको ही बोलते हैं अशुद्ध जल। तो ये अशुद्ध जल ही होता है। अशुद्ध का मतलब ही शुद्ध होता है। कोलाइड है, कोलाइड, कोलाइड, कोलाइड समझते हैं दोस्तों आप। कोलाइड मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, ठीक है। देखो नमक का घोल आपका, नमक का घोल दूध, तो देखो दूध समझते हैं, नमक का घोल समझ लो आप, मतलब ये सही नहीं है। सही तो आपका दूध है। क्यों दूध सही है, पहले वो समझो। देखो दूध में क्या होता है, दूध मिश्रण किसका है, पानी का और फैट होता है, उसमें जितनी भी सारी चीजें होती हैं। फैट हो गया मतलब बसा, फैट, विटामिन वगैरह, इन सब का ये मिश्रण होता है, तभी तो उसे दूध बोल देते हैं अपने। ध्यान रखने वाली बात ये है दोस्तों, जैसे हम आपको पढ़ा के आए हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है, जो संरचनाएं आपकी समान मिल जाती हैं, और हेट्रोजीनियस में संरचनाएं समान नहीं मिलती। नमक का घोल आपका होमोजीनियस का उदाहरण है, चीनी का घोल आपका होमोजीनियस का उदाहरण है, ठीक है। लेकिन जो दूध होता है वो आपका हेट्रोजीनियस कंपाउंड है, ठीक है। क्यों है समझिए, क्योंकि जो फैट होता है, फैट इस बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में टूटा हुआ होता है, बहुत छोटे, जिनको हम कोलाइड बोल रहे होते हैं। बहुत दूध में, ये दूध की बात कर रहे हैं, ये दूध की, ठीक है। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ये उससे मिल नहीं पाते, ये पानी में घुलते नहीं हैं, ये ऊपर तैरते रहते हैं, ठीक है, ये तैरते रहते हैं, सस्पेंशन में रहते हैं। तो इसको ही कोलाइडियल पार्टिकल बोलते हैं। और ध्यान रखना, कोलाइडियल पार्टिकल हाइड्रोजन की हेट्रोजीनियस मिक्सचर में होते हैं, ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर इसमें भी होते हैं, पर ये घुल जाते हैं, ठीक। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपको कोलाइड पार्टिकल मिलते हैं, दूध में आपको फैट के यानी बस आके छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको देखने को मिले। इसलिए दूध जो है, आशुद्ध जल में तो क्या ही कोलाइड मिलेगा, ये तो प्रॉपर शुद्ध पदार्थ। 20p 20n वाले परमाणु की द्रव्यमान संख्या है, बताओ इसमें क्या है उस क्वेश्चन। अब आप कर लेंगे, ठीक है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए ए मतलब द्रव्यमान संख्या मतलब एटॉमिक मास, ए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करते हैं। प्रोटॉन कितने दिए हैं 20, न्यूट्रॉन कितने दिए हैं 20, तो कितना आ गया 40 आ गया, ठीक है।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 वाला तत्व है। क्या है? 2881 वाला तत्व। अगर ये 1 ना होता दोस्तों, अगर ये 1 ना होता तो मैं इसे बोल देता कि ये इसका अष्टक पूर्ण है, अर्थात अष्टक पूर्ण होने का मतलब ये निष्क्रिय गैस हो गई, हमारी निष्क्रिय गैस हो गई। ठीक है, कब? जब एक ये इलेक्ट्रॉन ये दान कर दे या तो इसके पास ये नहीं होता। ठीक है, तब मैं इसे निष्क्रिय गैस बोल सकता। लेकिन अब ये है का मतलब जब मैं आपको आवर्त सारणी पढ़ाऊंगा तब ये बताओ कौन से ग्रुप में चला जाएगा। 2881, अब ये कौन से ग्रुप का तत्व हो गया? ये ग्रुप 1 का तत्व हो गया, ग्रुप 1 का। ग्रुप 1 के तत्व को हम क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं ना। तो ये क्या हो गया? धातु। ठीक है, मिश्रण पृथक्करण की विधि नहीं है। तो बताओ मिश्रण पृथक्करण की विधि कौन सी नहीं है? क्षनन, फिल्ट्रेशन, आशवन और वाष्पीकरण, ये सब होती हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। ठीक है, मिक्सचर को अलग रासायनिक अभिक्रिया नहीं कर सकती। Z बराबर 26, A बराबर 56, तो न्यूट्रॉनिक संख्या A माइनस जेड करेंगे तो आपका आएगा 30। ठीक है, तो ये 30 हो गया। समस्थानिकों का Z समान होता है, मतलब कौन सा कथन इनमें से गलत है? समस्थानिकों का Z समान होता है, ये तो सही है। समस्थानिकों मतलब आइसोटोप्स का परमाणु क्रमांक समान होता है। ठीक है, समभारकों का A समान होता है, जी ये भी सही है। तटस्थ परमाणु में P बराबर E होता है, मतलब न्यूट्रल एटम में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, जी हाँ होती है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण अलग होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, उनके रासायनिक गुण सेम होते हैं। क्यों सेम होते हैं? क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है। कहाँ गया वो? ठीक है, कैथोड किरणें हैं। कैथोड किरणें आपकी इलेक्ट्रॉन के जब वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं उन्हें कैथोड रेज बोल देते हैं। ब्राउनियन गति का कारण है। ब्राउनियन गति का कारण है आपका कणों की अनियमित यानी जिगजैग मोशन, अनियमित गति। ठीक है, संयोजकता 0 वाला तत्व है। संयोजकता 0 वाला तत्व। Na की संयोजकता बताना, पहले तो इस संयोजकता बताने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। 281 इसका 11 होता है, तो 281 क्या इसकी संयोजकता 0 हो सकती है? बताओ। इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दान करना पड़ेगा, इसकी संयोजकता तो 1 है। क्लोरीन की भी 1 होती है, इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। नियॉन जो कि अक्रिय गैस है, इसकी संयोजकता 0 होगी क्योंकि इसका अष्टक ऑलरेडी पूर्ण है, इसे ना कुछ लेना ना इसे कुछ देना, तो ये अपने आप इसकी संयोजकता 0 हो जाती है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस किए हमने, कोई ऐसा तो नहीं छोड़ा हो? या सारे क्वेश्चन किए, देन सबमिट करते हैं, देखते हैं कितना हमारा स्कोर रहता है। वाओ, 20 आउट ऑफ 20। ठीक, कोई दिक्कत? तो आज के लेक्चर में इतना ही था। मिलते हैं आपसे कल। इसी प्रकार से शायद कल आपको मैथ का मिले या फिजिक्स का मिले। ठीक है, रिवीजन सीरीज आपकी स्टार्ट रहेगी और ये दोस्तों यकीन मानिए अगर आप ये चीज़ कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चंस का क्या, क्वेश्चंस हम आपको 40 क्वेश्चन सीरीज में क्विज़ के रूप में करा रहे हैं, लेकिन इनसे अभी आप देखिए जो हमने ये पढ़ाया सारी चीज़ें, इनसे कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, इनसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, और अगर क्लास अच्छी लगी तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक, चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।